मैं अगर हार गया हूं तो उन लोगों को ये कहना चाहता हूं, जिंदगी बाकी है, तुम भी जीते नहीं हो। तुम जिंदगी भर जब भी कभी ईमानदारी के साथ अपने दिल पर हाथ रखेंगे तो जिंदगी भर तुम्हें ये दर्द सताएगा कि इस शहर से मुसलमानों की क़यादत खत्म करने में मेरा भी हाथ था। ये गुनाह लेकर तुम जिंदगी भर जिएंगे। अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है तो तुम्हें यह एहसास बार बार होता रहेगा। आज इम्तियाज जलील अगर हारा है तो शायद तुम इस बात की खुशी मना रहे होगे। मैं जो चाहता था इम्तियाज जलील यहाँ से नहीं जीतना चाहिए, उसमें तुम्हें कामयाबी मिल गई होगी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, संदीपान भुमरे जीतने के बाद भी इतनी सारी मोहब्बत वो लोगों की नहीं पा सकता मैं जब गाड़ी से निकल रहा था और नौजवान लड़के तो बिलाल मुझे गाड़ी में कहता है, गाड़ी ये मत सोच। इस हद तक भी चले गए थे इम्तियाज जलील कादियानी है। यहां तक इल्जाम मैंने बर्दाश्त किया था, लेकिन मैंने कहा था कि कितने भी इल्जाम मेरे ऊपर आए, कितने भी पत्थर मेरे ऊपर फेंके, मैं कोशिश करके देखूंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब कोशिश किए तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर हलचल, औरंगाबाद जैसे शहर से जो शिवसेना का गढ़ कहा जाता था, वहां से इम्तियाज जलील जीत कर आया। 2019 में टेलीविजन के ऊपर जब खबरें चलाई जा रही थी महाराष्ट्र में कौन कितनी सीटें जीते, इससे ज्यादा बड़ी खबर यह थी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के अंदर MIM का इम्तियाज जलील जीत कर आया है। 10 साल आपने देखा पूरी ईमानदारी के साथ हमने काम किए। जहां जिस मुद्दे को उठाना है उस मुद्दे को उठाए। पार्लियामेंट के अंदर पिछले 20-30 सालों का रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, किसी ने इतने मुद्दे नहीं उठाया जितना हमने उठाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जुर्रत थी, हमारी हिम्मत थी, हमारी ताकत थी, आप लोगों की वजह से कि जिस पार्लियामेंट के अंदर 300 से ज्यादा उनके MPs भारतीय जनता पार्टी के बैठते हैं, वहां पर असद भाई के बाद अगर किसी ने जुर्रत की नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने की तो वो आपका भाई, आपका दोस्त इंडिया। अभी कुछ दिन पहले जब उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने उसका वो भाषण सुना होगा जिसमें उसने ये कहा, इस मुल्क के, इस देश के मुसलमानों ने कटोरा उठाना और पाकिस्तान चले जाना। मैं बिहार में था, और मैं एक सभा के लिए जा रहा था। किसी ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर वो भेजा और वो सुनने के बाद एक अलग राज्य के अंदर जहां पर हुकूमत कोई और है, मैंने कहा कि मैं स्टेज पर जब चढ़ूंगा तो मेरा भाषण शुरू करने से पहले इस तखले का जवाब दूंगा। आज अगर आप सोचेंगे
मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कौन सा नेता है जो इस तरह की भाषा के अंदर उसको जवाब देगा। और मैंने उस भाषण के अंदर कहा था कि जिस भाषा में तू बोलेगा उस भाषा के अंदर तुझे जवाब दूंगा। हमारा गुनाह क्या है? हम आपकी आवाज बनकर खड़े रहे। हमारा गुनाह क्या है कि हम आपके लिए लड़े, हम आपके लिए खड़े रहे। तो जाहिर अगर मेरी मुखालिफत करता मुझे इतना दुख नहीं होता, इतना अफसोस नहीं होता। लेकिन आज मैं अगर ये सोचता हूं कि 40-44 साल हो चुके हैं जब आखिरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काजी सलीम साहब यहां से चुनकर आए थे। कितने ऐसे नौजवान होंगे जिनकी उम्र भी नहीं है इतनी, जिन्हें मालूम नहीं है मेरा लीडर कैसा है। आज मैं जब आज के नतीजे के ऊपर जब मैं नजर दौड़ाता हूं तो मुझे ये यकीन हो जाता है कि मुसलमानों की क़यादत इस मुल्क के अंदर गैरों से ज्यादा मुसलमानों ने ही खत्म किया है। बेशक कोई शक नहीं। तीन हदीस की बातें करने वाले अपनों ने ही लूटा। कौम और मिल्लत, जब मेरी कौम के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जिसको मिलकर इज्जत की नजर से देखे, गैर लोग भी उसको इज्जत की नजर से देखे। मुझे सिखा रहा जिसकी सारी जिंदगी किन धंधों के अंदर गुजरी है और आज से कोई नहीं ये यहाँ से इलियास पहलवान मैं इज्जत करता था। लेकिन जिस दिन मैंने उस अखबार के अंदर, उर्दू अखबार के अंदर इनका एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट देखा अपने फोटोज के साथ, जिसमें इसकी खुद की फोटो, सादिक हसन खान ओस्मानाबाद से आया हुआ, अबू बकर रहबर 2014 में जब मैं खड़ा हुआ था इसी पहलवान